हेलो। हाँ, तो नमस्कार फ्रेंड्स। तो है ना, गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार, नमस्ते। तो मैं नरेंद्र राणावत स्प्रिंग बोर्ड के इस ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए, तो आज की क्लास हम लोग जो है वो आरंभ करते हैं। हालांकि आप लोग जो है ये पीछे का बैकग्राउंड देख के समझ ही गए होंगे कि हमारी आज की क्लास जो है वो किसके ऊपर चलने वाली है, अर्थात आज की क्लास का जो टॉपिक है वो क्या होगा। तो है ना, डेफिनेटली आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है धौलावीरा। तो आप लोगों को पता है कि अभी हाल ही में एक दो दिन पहले ही जो है वो धौलावीरा को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट के अंदर शामिल कर दिया गया है और इस कारण से जो है वो यह टॉपिक चर्चा में चल रहा है। तो आज हम लोग बात करेंगे धौलावीरा के ऊपर। ठीक है, तो है ना, जितने भी लोग, वैसे तो प्रत्येक भारतीय को इस बात पर जो है वो गौरवान्वित होना चाहिए कि हमारे भारत का एक स्थल, एक पुरातात्विक स्थल जो है वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर शामिल हो गया है। लेकिन फिर भी मैं विशेष रूप से उन लोगों को बधाई देना चाहूंगा जो लोग भारतीय इतिहास के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, जो है ना भारतीय संस्कृति सभ्यता के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, और वो लोग जो लोग एक्चुअली भारत से प्रेम करते हैं। तो उन लोगों के लिए बहुत ही है ना वो जो है ना गौरवान्वित करने वाला क्षण है। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि धौलावीरा। तो एक तो मैं आपको बता दूं कि धौलावीरा जो है वो है ना 40वां स्थल बन गया है। 39 स्थल ऑलरेडी पहले से इंडिया के अंदर जो है वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर शामिल थे, और गुजरात के अंदर भी यह एक गौरवपूर्ण विषय है कि ये सब गुजरात का जो है वो चौथा स्थल बन गया है। 3 स्थल जो है वो ऑलरेडी पहले से यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर शामिल थे। अब अपन बात करते हैं कि कोई भी स्थल यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर किस प्रकार से शामिल होता है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी फुजोऊ करके एक शहर है जो चाइना के अंदर स्थित है। हालांकि ये जो, ठीक है, ये आपकी जो है ना, ये जो कमेटी है, इसका जो सेशन है वो पिछले साल होने वाला था, लेकिन कोविड-19 की वजह से वो अटक गया था। तो वो इस साल हुआ है 2021 के अंदर। तो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है जो यूनेस्को का एक पार्ट है। ठीक है, तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी को मतलब अपॉइंट करती है, और वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का ये 44th सेशन है, 44वां इसका सम्मेलन है। और इस 44वें सम्मेलन के अंदर जो है वो ये सब निर्णय लिया गया कि धौलावीरा को भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर शामिल किया जाए। तो ये ध्यान रखना, आपके ये जो प्रश्न आपके आएंगे वो इसी प्रकार से आएंगे कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का 44वां सेशन था या 43वां था या फिर 42वां था, और ये कहाँ पे हुआ था। तो वो अपने को इस शहर का नाम याद रखना है। उस शहर का नाम है फुजोऊ। उस शहर का नाम क्या है? फुजोऊ। अब अपन बात करते हैं कि क्या है ना, किसी भी स्थल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया जाए, ये कब निर्धारित किया गया। तब मैं कहूंगा आपको कि 1972 के अंदर स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था। आप लोग ध्यान रखें, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो है वो स्वीडन का कैपिटल है। तो स्वीडन के सब कैपिटल स्टॉकहोम के अंदर एक कॉन्फ्रेंस रखा गया था, और उसके अंदर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट, ये उसका जो वो सब टाइटल था। तो स्टॉकहोम के अंदर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट सब वो जो है ना सभा ना रखा गया, और उसके अंदर जितने भी देश थे उनके सबके प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। और हिस्सा लेने के बाद में ये बात हुई, उसमें से किसी एक ने कहा होगा, शायद ऐसा ही कुछ हुआ होगा, मेरा अनुमान है कि सब लोगों ने, किसी ने कहा कि हम लोग यार, हम नहीं मतलब है ना, हम लोग जब भी मिलते हैं आपस में तब हम बातें करते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट होना चाहिए, ह्यूमन एनवायरनमेंट होना चाहिए। तो हम लोग करते क्या है एक्चुअली ह्यूमन एनवायरनमेंट के लिए। तब किसी ने कहा बात तो सही है। तो इस बात पर, इस मुद्दे के ऊपर एक लंबी चौड़ी चर्चा चली, और उस चर्चा का रिजल्ट ये था कि फाइनली जो है वो 26, ठीक है, वो आपके जो है ना प्रिंसिपल इसके अंदर डिक्लेयर किए गए कि भाई वन अर्थ, पूरा का पूरा भी मतलब है ना, पूरी की पूरी पृथ्वी को जो है वो पॉल्यूशन से बचाया जाए। पूरी पूरी पृथ्वी के ऊपर दुनिया भर के इसके अंदर जो है वो आपके मतलब है ना आर्टिकल्स लिखे सब है ना लिखे गए थे, या फिर है ना दुनिया भर के प्रावधान थे कि साहब इस धरती के ऊपर ये करो, वो करो, ऐसे करो। और उसी के तहत इन लोगों ने कहा कि इस पूरे विश्व के अंदर जितने भी नेचुरल या फिर कल्चरल जितनी भी साइट्स है, उनको सबको भी संरक्षित किया जाएगा आज के बाद में यूनेस्को के माध्यम से। और तब से ये जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्टिंग आरंभ हुई। तो मैं शॉर्ट में एक लाइन में समाप्त करूंगा कि 1972 से वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की जो है वो लिस्टिंग आरंभ हो गई थी, और वो है ना तब से लेकर अब तक जो है वो चल ही रही है। और इसी के दौरान जो है वो धौलावीरा भी अभी हमारे यहाँ पे शामिल हो गया है। तो अब हम बात करेंगे धौलावीरा।
तो धौलावीरा देखिए, एक तो सबसे पहले अपने को धौलावीरा को समझने के लिए आईवीसी के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आईवीसी का मतलब होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। तो यदि आप सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं तो आपको धौलावीरा में थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा आएगा। यदि आप है ना आईवीसी के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको थोड़ा सा धौलावीरा थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा सा यूं अटपटा सा लगे। तो आपको अटपटा सा नहीं लगे इसलिए मैं आपको एक बार आईवीसी के बारे में बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है, ठीक है। और है ना सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो वर्ल्ड की फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन है, मतलब है ना विश्व की प्रथम जो शहरी सभ्यता है वह भी जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता ही है। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे मेन फीचर है शहरी सभ्यता के बाद में वो है इसका ठीक है टाउन प्लानिंग, वेल प्लान टाउन प्लानिंग, ठीक है। तो यहाँ का जो शहरीकरण है वो बहुत ही वेल प्लान था। और सेकंड नंबर इसका जो सबसे यूनिक फीचर है वो है ठीक है वेस्ट वाटर ड्रेनेज सिस्टम की नाली व्यवस्था। तो ये यहाँ का सबसे दो जो है वो सबसे यहाँ के सबसे यूनिक फीचर है। और ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी। तो इसी ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन का एक पार्ट था और उसी का नाम है धौलावीरा। तो अभी सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर फैली हुई है। और इंडिया के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता के वर्तमान के अंदर लगभग 1000 प्लस साइट्स है। उसमें से कुछ स्थल है जहां पर उत्खनन हुआ है और बाकी वाले सारे स्थल जो है वहां पे उनको केवल मार्क करके रखा हुआ है कि जब भी हमारे पास समय होगा तब हम लोग वहां पे उत्खनन करेंगे। तो जहां पर सबसे मुख्य रूप से उत्खनन हुआ है उसके अंदर है धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगा, रोपड़ एटसेट्रा। ये कुछ स्थल है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। या फिर उसमें सॉरी एक नाम मैं भूल गया, लोथल। तो उसमें से खैर आज हमारा मुख्य मुद्दा जो है वो है केवल धौलावीरा। तो साहब जब हम धौलावीरा की बात करेंगे तो धौलावीरा के एक बार हम लोग धौलावीरा के थोड़ा अतीत के ऊपर एक बार प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे कि साहब ये जो धौलावीरा है ये डेफिनेटली गुजरात के अंदर स्थित है। अभी हम लोग इसकी पूरी लोकेशन वगैरह सब कुछ ही निकाल देंगे खोज खाज के बाहर। लेकिन सबसे पहले अपन बात करते हैं कि धौलावीरा की खोज सबसे पहले किसने की। तो धौलावीरा की खोज करने का श्रेय जो है वो जगतपति जोशी को जाता है। आप कभी कभार कुछ बुक्स पढ़ेंगे वहां पे इनका नाम जो है वो शॉर्ट के अंदर लिखा हुआ मिलेगा आप लोगों को, जेपी जोशी। ठीक है, जेपी जोशी। तो इनकी खोज करने का श्रेय जो वो 1967 में जो है वो जगतपति जोशी या जेपी जोशी ने इसकी खोज की। और खोज करने के बाद में एएसआई को इन्फॉर्म किया। हालांकि ये खुद मतलब एएसआई के सब है ना एम्प्लॉय थे, लेकिन फिर भी इन्होंने एएसआई को कहा कि यहाँ पे भी एक ऐसी साइट है। वो हालांकि एएसआई की तरफ से ही अपॉइंटेड थे, लेकिन एएसआई इनका अभी अपने पास इतने रिसोर्सेज या इतना वो जो टाइम नहीं है, तो अपन इसका उत्खनन जो है वो बाद में करेंगे, इसका जो एक्सकेवेशन है वो है बाद में करेंगे। तो हालांकि उस समय इसके बारे में जो है वो सब प्राथमिक आंकड़े सब है ना जुटाए गए, लेकिन फिर भी इसका जो प्रॉपर जो सब इसका जो एक्सकेवेशन हुआ वो हुआ 1990 के अंदर। तो आप लोग, मैं जो पहली लाइन को एक बार वापस रिपीट करता हूँ, खोजकर्ता जगतपति जोशी या फिर जेपी जोशी 1967, डिस्कवर्ड बाय जगतपति जोशी इन 1967। फिर अपन बात करते हैं उत्खननकर्ता। तो सब इसके जो उत्खननकर्ता थे वो थे रविंद्र सिंह बिष्ट या फिर आर.एस. बिष्ट। तो 1990 के आसपास इन्होंने यहाँ पर उत्खनन करना आरंभ किया और लगभग ये 15-16 साल तक वहीं पर एंगेज रहे। और 2005 तक ये जो है ये सब वहां पे उत्खनन करते रहे। और आज इन्हीं के उत्खनन का परिणाम है कि धौलावीरा यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर शामिल है। तो मुझे वैसे तो पूरा ही पता है कि 99.99% ये दोनों महोदय जगपति जोशी और रविंद्र सिंह जी बिष्ट मेरा ये वीडियो देखने वाले नहीं है, पर फिर भी मैं तहे दिल से आप दोनों को जो है वो धन्यवाद भी देता हूं और साथ ही आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि आप जो है वो जब से ये न्यूज आई है तब से आप कितने खुश होंगे। और हमारी यदि लोकल लैंग्वेज में कहें तो भाई आप लोग कितने राजी होंगे, वो तो खैर मतलब मैं शायद तक है ना समझने का केवल एक प्रयास कर सकता हूं, लेकिन मैं समझ नहीं सकता आपकी भावनाओं को। चलिए, तो खोज करता वो है जगतपति जोशी और उत्खनन करता जो उसके एक्सकेवेटर है वो है आर.एस. बिष्ट। तो उन्होंने 1990 से लेकर 2005 तक जो है वो यहाँ पर उत्खनन किया था। अब अपन इसकी बात करते हैं कि ये लोकेशन कहाँ पे है धौलावीरा की। तो धौलावीरा की लोकेशन के ऊपर अपन बात करें तो मैं कहूंगा खाडिरबेट द्वीप करके एक जगह है, ठीक है, खाडिरबेट द्वीप। खाडिरबेट द्वीप कहां पर है? तो ये कच्छ मरु है ना, कच्छ मरुभूमि वन्य अभ्यारण्य के अंदर स्थित है। और ये
कच्छ मरुभूमि वन्य ये अभ्यारण्य जो है वो कच्छ जिले के अंदर स्थित है और कच्छ जिला गुजरात का पार्ट है। ठीक है, तो एक सिंपल सी बात करें अपन, गुजरात में सब गुजरात के अंदर कौन सा जिला, तो कच्छ जिला। कच्छ जिले के अंदर भी कौन सा पार्ट, तो कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर एक स्थान है जिसका नाम है खादिर बेट। ठीक है, खादिर बेट, तो खादिर बेट के अंदर ये जो है वो स्थित है। हमारा ऐसा वो सब अनुमान है कि सदियों पहले कच्छ जो है वो समुद्र का एक पार्ट हुआ करता था। ठीक है, तो ये जो खादिर बेट करके जो स्थान है, इसके आसपास या चारों तरफ जो है वो समुद्र था और इसके बीच में खादिर द्वीप जो ये है ना जगह है। ठीक है, खादिर बेट ये थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ स्थल था, तो यहाँ पे ये जो सब है ना जगह वो मतलब वो जो रही होगी और कालांतर में किसी न किसी भूकंप के कारण यहाँ का जो हिस्सा है वो ऊपर उठ गया और समुद्र जो है वो पीछे हट गया, या फिर कोस्टल एरिया जो है वो भी सब है ना बिल्कुल ही पीछे हट गया था। और ये जब धौलावीरा अपने पीक टाइम पीरियड पर था, तब ये एक बहुत ही समृद्ध बंदरगाह हुआ करता था। क्यों? क्योंकि ये जो कच्छ के रण का जो पानी था वो नौकायान के लिए बहुत ही उपयुक्त था और इसी कारण से जो है ये सब धौलावीरा के लोग थे वो खाड़ी देशों के साथ या फिर अन्य देशों के साथ अपना मतलब ना पूरा व्यापार करते थे। तो इसी कारण से वो धौलावीरा के बारे में तो कहते भी है कि धौलावीरा कोई गरीबों की बस्ती नहीं थी या फिर धौलावीरा किसी आम आदमी की बस्ती भी नहीं थी। धौलावीरा के अंदर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति कुबेर था, बस केवल कुबेरों के अंदर फर्क था कि कोई बड़ा कुबेर था और कोई छोटा कुबेर था। वरना धौलावीरा की जो भी लोकेशन है उसको देखकर आप देखो वहां पे ना तो खेतीबाड़ी होती है ढंग से, ठीक है, कोई थोड़ा बहुत आप कुछ है ना अनाज वनाज पैदा कर लो तो बात एक अलग है, ना वहां पे आसपास किसी प्रकार का कोई भी खनन होता है, ना ही वहां आसपास मतलब है ना वो सब किसी प्रकार का व्यापार है। ठीक है, व्यापार तो था उस जमाने के अंदर पर वो केवल विदेशियों के साथ में, और ना वहां की कोई सब भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि जिसको देखकर आपको लगे कि वहां पे लोग रहे, लेकिन फिर भी वहां पे लोग उस जमाने में रहते थे। तो उसका सबसे मेन कारण यही था कि धौलावीरा उस जमाने के अंदर एक बहुत ही समृद्ध बंदरगाह था, एक बहुत ही पोर्ट था और खाड़ी देशों के साथ इसका व्यापार था और ये उनका सबसे मेन पार्टनर था। पर वो कालांतर के अंदर हालांकि कोस्टल एरिया चेंज हो गया, इस कारण से धौलावीरा का शायद तक वो है समय के साथ एकदम से पतन हो गया था। वरना ऐसे स्थान पर इस प्रकार से एक शहर को विकसित करना अपने आप में एक यूनिक स्टाइल थी। तो अपन आगे बढ़ेंगे इसकी, तो एक बार आप स्थिति आप देख लेना, खादिर बेट द्वीप, कच्छ मरुभूमि वन्य अभ्यारण्य, कच्छ जिला और गुजरात। तो वो तो अभी वर्तमान की स्थिति में मैं आपको बताऊं कि अभी भी जब भी बारिश आती है ना, तब ये खादिर द्वीप के चारों तरफ जो है वो पानी इकट्ठा हो जाता है, तब वहां पे जाने का रास्ता जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैसे ही बारिश का मौसम सब चला जाता है, जैसे ही धूप निकलती है, तो वो पानी सारा का सारा वापस सूख जाता है और पानी सूखने के बाद में वहां पे यदि कुछ बचता है केवल, तो वो है केवल नमक और केवल नमक, बाकी और कुछ भी नहीं। वरना मतलब अभी वर्तमान में वहां पे जाने का रास्ता जो है वो तो आसान ही है, वो नहीं है। क्षेत्रफल जो है इसका लगभग 120 एकड़ के आसपास है। ठीक है, इसके बाद में यह क्षेत्र मनसर जलधारा एवं मनहर जलधारा के मध्य स्थित है। तो अपन आपको हिस्ट्री की बुक्स के अंदर लिखा हुआ मिल जाएगा, इवन अपन नोट्स के अंदर भी लिखते हैं कि धौलावीरा किसी नदी के किनारे स्थित नहीं है। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता की जितने भी स्थल है या जितनी भी साइट्स है वो किसी न किसी नदी के किनारे पर स्थित है, लेकिन धौलावीरा नहीं है। लेकिन फिर भी धौलावीरा के उत्तर और दक्षिण में दोनों तरफ पे जो है वो जलधाराएं निकलती है। जलधाराएं का मतलब होता है कि सीजनल स्ट्रीम, कि बारिश हुई, बारिश के कारण कहीं पर पानी इकट्ठा हो गया और पानी इकट्ठा हो गया तो उसके बाद में वहां से जो है वो पानी का फ्लो सब निकलता है, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए निकलता है। जैसे अपने राजस्थान के अंदर उसको लोग अलग अलग शब्दों में प्रयोग करते हैं कि वाड़ो आयो, वाड़ो आयो मतलब वो वाड़ा दो या 3 घंटे आएगा, या फिर ज्यादा एक दिन आएगा, या फिर 2 एक दिन आएगा, मतलब ज्यादा नहीं। ये कोई नदी नहीं है, ये एक सीजनल स्ट्रीम है कि सब बहुत ज्यादा बारिश हो गई तो पानी का एक प्रवाह बन गया और वो वहां से निकलता है। तो खैर, तो यहाँ पे दो जो है ना जो आपके जलधाराएं थी, एक का नाम था मनसर और एक का नाम था मनहर। ये बहुत लिमिटेड टाइम के लिए आती थी, ठीक है, और वो भी कभी कभार, है ना, प्रत्येक वर्ष भी नहीं। 2-3 साल बाद में ढंग की बारिश हुई तो 2 या 4 घंटे जो है वो वहां से पानी बहा। पर धौलावीरा के लोग इतने सिविलाइज्ड और इतने अच्छे इंजीनियर थे कि साहब इनके बारे में अपन क्या कहें, शब्दों की कमी है कि ये लोग समझते थे पानी के महत्व को, जो वर्तमान में हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। हम लोगों को पता नहीं है कि आने वाले समय में हम लोग कितना बड़ा वाटर क्राइसिस फेस करने वाले हैं, ठीक है, जबकि ये लोग इस चीज को समझते थे। तो ये
एक एक पानी की बूंद के महत्व को समझते थे। इसलिए जब भी ये मनसर और मनहर जलधाराएं निकलती थी तो उसके एक एक बूंद को ये लोग रिजर्व करते थे। तो धौलावीरा के मैं आपको बता दूं फीचर्स वापस एक बार शॉर्ट में, मतलब बहुत ही अच्छा शहरीकरण था, मतलब टाउन प्लानिंग बहुत ज्यादा अच्छी थी। सेकंड नंबर जो है वेस्ट वाटर ड्रेनेज सिस्टम इनका बहुत ज्यादा शानदार था। और थर्ड नंबर इनकी विशेषता है वो है वाटर रिजर्वेयर। यहां से 16 ठीक है जलाशय आपको मिलते हैं बड़े बड़े, और इसके अलावा पानी के कुएं भी मिलते हैं। और छोटे छोटे जलाशयों की तो संख्या अनगिनत है, पता नहीं कितनी ही है वो, मतलब ज्यादा। मतलब ये पानी की हर बूंद को सुरक्षित करते थे और उस पानी का प्रयोग पीने के लिए करते थे। साथ ही साथ उस पानी का प्रयोग ये जो है वो इरिगेशन में भी करते थे, ठीक है, हार्वेस्टिंग जिसको अपन बोल सकते हैं। तो ये इनकी मुख्य है ना, मतलब वो सब विशेषताएं। लेकिन इस स्लाइड से आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यही कहूंगा कि यदि कोई भी स्थल यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर शामिल होता है तो उसके फायदे क्या क्या है, लाभ क्या क्या है, तो उसके बारे में आप लोग प्लीज अपने दिमाग में रखें कि एक तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है, उसके पास में एक फंड होता है। तो वो एक्चुअली जो है वो फंड अलोकेट करते हैं, मतलब फंड देते हैं कि आप इस स्थल को सुरक्षित रखें, इसकी देखभाल करें, इसका रख रखाव करें, ठीक है। तो मतलब पहला फायदा तो ये है। तो हालांकि उसके अंदर तो मैं यही कहूंगा कि ये फंड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फंड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी कोई भी स्थल यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सब उसको जो डिक्लेयर करते हैं तो उसका प्रभाव पड़ता है टूरिज्म के ऊपर। एक तो से सब आपके जो है ना, मतलब आपका वो जो है ना डोमेस्टिक टूरिज्म एकदम से बढ़ जाता है। मतलब आसपास के लोगों को पता लगता है अच्छा यूनेस्को ने कंसिडर किया है कि ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तब तो चलो अपन भी उसको देख के आते हैं। तो वहां पे जो स्थानीय लोग हैं वो उसको देखने के लिए आते हैं। स्थानीय लोग जब उसको देखने के लिए आते हैं तब जो भी वो जो साइट होती है, जैसे एग्जांपल मान लीजिए आप धौलावीरा, तो धौलावीरा के आसपास के सब है ना गांवों में रहने वाले लोगों को रोजगार मिलता है। वो लोग वहां पे रेस्टोरेंट खोलेंगे, रिसोर्ट खोलेंगे, होटल्स खोलेंगे, ठीक है। प्लस उसके अलावा छोटे मोटे ढाबे प्लस टैक्सी। तो कुल मिला के ये है कि एक बार इकोनॉमी के अंदर हल्की सी ग्रोथ आती है और लोगों को वहां पे सब रोजगार मिलता है। और रही बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सेम फायदा है कि जब भी कोई भी इंटरनेशनल टूरिस्ट इंडिया विजिट करने आता है तब वो हमेशा आजकल गूगल के ऊपर सबसे पहले देखता है कि भाई मैं इंडिया जा रहा हूं तो इंडिया में देखने लायक क्या क्या है। तब उसको सबसे पहले मिलता है कि इंडिया के अंदर 40 तो जो है वो 40 के आसपास, या सॉरी आसपास क्या 40 है, तो 40 तो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और प्लस ऐसे हजारों स्थल है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनने लायक है लेकिन अभी तक बने नहीं है। तो इस आधार पर वो जो टूरिस्ट यहाँ पे आता है तो वो डेफिनेटली एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट को सेलेक्ट करेगा और वहां पे घूमने जाएगा तो वहां पर भी स्थानीय लोगों को जो है वो सब रोजगार मिलता है। इसका तीसरा फायदा मैं आपको बताऊं कि लोगों में एक अवेयरनेस बढ़ती है। जब लोगों को यूं पता लगता है कि अच्छा धौलावीरा को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है, तब वो वहां पे सब देखने के लिए भी जाते हैं। और तब लोगों को लगता है कि चलो अपन लोग जो है वो इसको थोड़ा सा इसका ध्यान रखें, इसका विकास करें, या फिर अपने आसपास भी कोई भी साइट या स्थल है उसकी भी देखभाल करें, उसका भी रख रखाव करें। क्या पता अपने आसपास का स्थल भी कल को जो है वो सब है ना, वो जो है ना वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आ ही जाए। तो लोगों के अंदर कहने का मतलब है एक अवेयरनेस बढ़ती है और लोग उनको है ना फिर वहां पे डिस्ट्रॉय करना समाप्त करने सब है ना समाप्त कर है ना वो सब डिस्ट्रॉय करना कम करते हैं। वरना आप लोगों को पता है अपने इंडिया के अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम लोग खुद ही मिलकर जो वो है हमारी विरासत को समाप्त करने पे तुले हुए हैं। कि लोग जब किसी भी ओल्ड मॉन्यूमेंट पे जाते हैं तो वो वहां पे जाके वो सीधा सीधा वहां पे एक दिल बनाएंगे, दिल के अंदर से एक तीर निकालेंगे। पता नहीं कहां से तीर निकाल रहे हो यार, ये तुम्हारी विरासत है, क्यों इसको समाप्त करने पे तुले हुए हो। लेकिन उनको केवल तीर निकालने होते हैं और वे नाम लिखेंगे एक तरफ पता नहीं राहुल और दूसरी तरफ ब्ला 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 जो भी। अरे डब जा भाई, शांति रख ले। पर नहीं, लोग मानने वाले नहीं होते हैं, लोगों को केवल डिस्ट्रॉय करना होता है उनको। क्योंकि मैं भी आईवीसी सिंधु घाटी सभ्यता कुछ स्थलों पे गया हुआ हूँ तो वहां पे मैंने लोगों को देखा है जैसे कि बेचारे ये जो है ना मतलब है ना कुछ लोग उन है ना चीजों को सही तरीके से एकदम से संकलन करके रखते हैं और जो टूरिस्ट वहां पे घूमने जाता है वो वहां उन पे सब लाते वाते मारता रहता है, बिखेरता रहता है, उसको उसी में ही आनंद आता है। तो खैर कहने का मतलब है अवेयरनेस बढ़नी चाहिए और अवेयरनेस को बढ़ाया भी जाना चाहिए। वरना यदि आप अवेयरनेस नहीं बढ़ाओगे तो उसके नुकसान भी बहुत ज्यादा है। जैसे हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं कि धौलावीरा जो है वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर शामिल हो गया, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कोई भी स्थल यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर शामिल ही होता है। यदि कोई भी स्थल अपने यूनिक फीचर्स
को समाप्त कर देता है तो उसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट से बाहर भी निकाला जाता है। और इसका एग्जांपल है लिवरपूल सिटी। लिवरपूल सिटी जो है वो किसी जमाने के अंदर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल था, लेकिन बाद में यूनेस्को को लगा कि उसके जो ओरिजिनल फीचर्स थे वो समाप्त हो गए। शहरीकरण बहुत ज्यादा हो गया वहां पे है ना लिवरपूल के अंदर, और वहां पे मतलब है ना मॉडर्नाइजेशन जिसको हम लोग बोलते हैं आधुनिकरण वो भी बढ़ गया था, तो लिवरपूल को उस लिस्ट से निकाल दिया गया। तो हम भी कोई मतलब इसी पर है ना किसी भी प्रकार से इस प्रकार की हरकतें नहीं करें कि हमारी किसी मतलब है ना किसी भी स्थल को जो है वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट से बाहर निकाला जाए। उसका मैं एक और एग्जांपल दूं आपको कि अपने यहाँ पे राजस्थान के अंदर एक केवला देव घाना पक्षी विहार है भरतपुर के अंदर। ये मतलब है ना ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर शामिल है, लेकिन यूनेस्को ने एक बार चेतावनी दी थी। क्यों? क्योंकि केवला देव घाना पक्षी विहार जो है वो ठीक है, उसके अंदर जो है वो लोग अपने पशु लेके आते हैं, पशु वगैरह चराते हैं। तब इस बात पर यूनेस्को ने चेतावनी दी थी कि यदि आपने यहाँ पर इसी प्रकार से पशुओं की एक्टिविटी या फिर मनुष्यों की एक्टिविटी को जारी रखा तो हम लोग आने वाले समय में है वो इसको भी लिस्ट से बाहर करना पड़ेगा। तो आप ध्यान रखें, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर प्रतिवर्ष स्थल ऐड भी होते हैं, लेकिन उनको वापस जो है वो बाहर भी निकालते हैं। तो ये आप जरूर इन चीजों का ध्यान रखें। तो एक बार लिखें आप लोग प्लीज, है ना वो जो है ना धौलावीरा, तो आप लोग लिख लीजिएगा एक बार धौलावीरा की खोजकर्ता जगतपति जोशी 1967 डिस्कवर्ड बाय जगतपति जोशी। जगतपति जोशी डिस्कवर्ड बाय जगतपति जोशी। उत्खननकर्ता रविंद्र सिंह बिस्ट 1990 से लेकर 2005 तक। लोकेशन खाडीरबेट द्वीप कच्छ भूमि वन्य अभ्यारण्य। खाडीरबेट आइलैंड कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात। फिर लिखे एरिया। एरिया जो है आपका क्षेत्रफल 120 एकड़, लगभग 120 एकड़ के आसपास है ये। 47 हेक्टर इसको भी बोल सकते हैं अपना, 120 एकड़। फिर लिखे यह क्षेत्र मनसर जलधारा एवं मनहर जलधारा के मध्य स्थित है। मनसर जलधारा एवं मनहर जलधारा के मध्य स्थित है। चूंकि हमने मनसर पहले लिखा है, हम लोग मतलब पहले मनसर को जो है साबिना कंसीडर कर रहे हैं, तो आप लोग ध्यान रखना, एक तरफ ये जलधारा बह रही है, इसका नाम है मनसर, एक तरफ ये जलधारा बह रही है, इसका नाम है मनहर। इसके बीच में एक्चुअली जो है पूरा का पूरा जो धौलावीरा बसा हुआ है, तो मनसर और मनहर। तो ये धौलावीरा की साइड के ऊपर यदि अपन इसका एक बार मैप देखने का प्रयास करेंगे तो ये एक्चुअली पूरा कच्छ का रण है। ये जितना भी आपको व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ये पूरा पूरा कच्छ का रण है। उसके बीच में ये जो कुछ क्षेत्र है जहां पे एक्चुअली पानी इकट्ठा होता रहता है, ठीक है, रन ऑफ कच्छ लेक। यहाँ पे आज भी जब भी बारिश होती है तब यहाँ पे पानी इकट्ठा होता रहता है, हालांकि जाने का रास्ता तो है। इसके ऊपर ये जो एक पूरा टापू आपको आइलैंड दिख रहा है, इसका नाम है खाडीर बेट। इसका नाम क्या है? खाडीर बेट। और ये पूरा पूरा क्षेत्र जो है वो कच्छ वन्य जीव अभ्यारण्य के अंडर में आता है और कच्छ जिले के अंडर में आता है। तो ये एक्चुअली धौलावीरा है। ये क्या है? धौलावीरा, मैंने आपको बता दिया। और इसके अलावा यदि गुजरात के अंदर आप इसकी लोकेशन देखने का प्रयास करेंगे तो ये जो है वो पूरा का पूरा जो है वो आपका कच्छ जिला है, और इसके अंदर ये जो धौलावीरा है कच्छ जिला, हालांकि यहाँ तक आगे तक बढ़ा हुआ है, लेकिन मैंने आपको जैसा कि पहले कहा कि पहले समुद्र यहां तक स्थित था, लेकिन कालांतर में किसी भूकंप के कारण जो है वो कोस्टल एरिया चेंज हो गया। और कच्छ का जो ये है ना, कच्छ का जो रण था वो नौकायान के लिए बहुत ही अच्छा था। इस कारण से खाड़ी देशों के साथ यहाँ से जो पूरा पूरा व्यापार होता था, लेकिन बाद में परिस्थितियां जो है वो चेंज हो गई। तो आपको पता है परिस्थितियां कभी भी चेंज हो भी सकती है। तो अपन बात करते हैं धौलावीरा की। ठीक है, यह शहर 3 भागों में विभाजित है।
यह शहर 3 भागों में विभाजित है। तो आप ध्यान रखें कि वैसे सिंधु घाटी सभ्यता आईवीसी के अंदर सामान्यतः जो है वो शहर दो भागों में है ना विभाजित होते थे, पूर्वी और पश्चिमी, ठीक है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट। लेकिन धौलावीरा उसके अंदर अपवाद है, ठीक है, कि भाई ये शहर जो तीन भागों में बना हुआ है, लेकिन दुर्ग, मध्य भाग और निम्न भाग। दिस सिटी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स, सिटाडेल, मिडिल टाउन एंड लोअर टाउन। दिस सिटी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट। सिटाडेल का मतलब होता है फोर्ट, किला, मध्य भाग और निम्न भाग। एक बार वापस रिपीट करूंगा, सामान्यतः शहर जो है वो 2 भागों में विभाजित होता था। ये धौलावीरा का हम लोगों ने एक यहाँ पे जो है वो आपके सामने वो जो आप लोगों मतलब आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। ये जो पार्ट अपन देख रहे हैं, वैसे देखो पूरा धौलावीरा जो है वो फोर्टिफाइड है, अर्थात दुर्गीकृत है। मतलब इसके चारों तरफ जो है वो एक बाउंड्री है, पूरा का पूरा अपन देखेंगे। ये आपको पूरी जो दिख रही है वो क्या है, एक बाउंड्री वॉल है। मतलब सुरक्षा का पूरा ख्याल था उस जमाने के अंदर। तो ये बाउंड्री चारों तरफ है ही, लेकिन इस बाउंड्री के अंदर भी शहर जो है वो वापस तीन भागों में विभाजित है। पहला जो ये है आपका दुर्गीकृत, ठीक है, ये यहाँ पे ओपन स्पेस है आसपास में कहीं पर। उसके बाद में ये जो हिस्सा बीच में दिखाया गया है, ये है मध्य भाग। तो मध्य भाग में हो सकता है उस जमाने के जो है वो उच्च अधिकारी या बड़े बड़े व्यापारी रहते थे। मैंने आपको कहा था कि भी धौलावीरा को वैसे ही कहते हैं कि ये है ना कुबेरपतियों का एक शहर था। मतलब इसमें कई कुबेर बड़े थे, कई कुबेर छोटे थे। कुबेर का मतलब धनवान लोग। और ये है निम्न भाग। तो इन कुबेरों में भी जो है ना सबसे गरीब होता था मेरे जैसा, वो यहाँ मतलब यहाँ पे रहता था निम्न भाग के अंदर। सॉरी गलत बोल गया मैं थोड़ा, हाँ मैं का अपने कुबेर, हाँ तो ये यहाँ पे रहते थे। जो भी गरीब लोग होते थे वो यहाँ पे रहते थे निम्न भाग के अंदर। तो ये हो गया दुर्ग, ये मध्य भाग और ये जो है वो निम्न भाग। ये यहाँ से एक सब जलधारा निकल रही है, ठीक है, जो है मनसर, और सब इधर से एक जलधारा आ रही है वो है मनहर। और यहाँ पे इन लोगों ने सिस्टम बनाए हुए थे कि भी जो भी पानी आएगा वो इसके अंदर इन सब वो जो एंटर कर जाएगा। और इसके अंदर वाटर रिजर्वेयर बने हुए थे लगातार, और सारे वाटर रिजर्वेयर जो है वो एक दूसरे से कनेक्ट थे। तो जो भी एक वाटर रिजर्वेयर भरता उसके बाद में पानी जो है वो आगे के अंदर जाता था, आगे वाले वाटर रिजर्वेयर में जाता था। तो जैसे जैसे पानी आगे बढ़ता था उसी के साथ जो है वो पानी साफ भी होता जाता था। क्योंकि अपन लोग समझ सकते हैं जब भी कोई भी है ना नदी या नाले में पानी आता है तो उसके साथ में एक प्रकार की गर्द भी आती है। लेकिन जैसे ही वो पहले वाटर रिजर्व में वो जो पानी भरता है तो वो गर्द नीचे सब है ना जम जाती है और पानी आगे बढ़ता है। तो आगे वाला पानी साफ होगा, उससे आगे बढ़ेगा तो वो उससे भी ज्यादा साफ होगा। तो ये वापस धौलावीरा के एक बार हम लोग वो जो टाउन प्लानिंग देखते हैं। ये जो कैसल हो गया आपके, ठीक है, कैसल का मतलब दुर्ग हो गया। ये मिडिल टाउन है और ये जो है वो लोअर टाउन है। तो यहाँ पे पूरी पूरी बस्ती थी। इसके अलावा ओपन एरिया था, उन लोगों ने ओपन एरिया हर जगह पे खूब ज्यादा छोड़ा था। और सब इसी ओपन एरिया के अंदर, ये जो ओपन एरिया के पास में ये डॉट डॉट वाली लाइनिंग है, ये सारे वाटर रिजर्वेयर है। तो यहां से ये जो जलधारा आ रही है, तो जलधारा में यहां से एक कैनाल दी हुई है और इस कैनाल के माध्यम से जो है वो पानी अंदर एंटर हो रहा है इसमें सब वाटर रिजर्वेयर के अंदर, और यहाँ पे पानी भर रहा है। और बाकी जो सब है ना बचा हुआ पानी, एक्चुअली पानी आ इस तरफ से रहा है, मैंने थोड़ा गलत बता दिया, ठीक है। यहाँ से इन्होंने सब कैनाल दी हुई है। तो यहाँ पे ये पानी इसमें वाटर रिजर्वेयर में इकट्ठा हो रहा है। यहाँ से भी ये जो आ रहा है पानी, तो यहाँ पे भी इन लोगों ने वो सब कनेक्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे भी अंदर पानी इकट्ठा हो रहा है पूरा पूरा। तो ये भर रहे हैं। और सबसे मेन बात पता है कि पानी अंदर लाने का सिस्टम था, इसके साथ साथ वापस पानी निकालने का भी सिस्टम था। कि वाटर रिजर्वेयर यदि सारे फुल हो गए, एक्चुअली इन्होंने इस प्रकार से ढलान बनाई थी कि वाटर रिजर्वेयर फुल होने के बाद में यहां से एक एग्जिस्ट पॉइंट भी था, ताकि इस एग्जिस्ट पॉइंट से पानी जो है वो वापस बाहर की तरफ निकल जाए, और बाहर की तरफ निकल के वापस इसको जो है वो मनहर को वापस जो सब है ना उससे कनेक्ट हो जाए और वहां से ये वापस पूरा पूरा निकल जाए। तो ये था धौलावीरा पूरा का पूरा। धौलावीरा वर्तमान में कुछ इस टाइप का सा दिखता है। अब वर्तमान में देखो खंडर है, तो यहाँ कोई ज्यादा संभावनाएं है नहीं, पर बहुत ही अच्छा है। हालांकि मैं कैसे कहूँ ईमानदारी से, क्योंकि मैंने खुद ने कभी देखा नहीं है, लेकिन है ना मैंने कुछ लोगों के मुंह से सुना है कि बहुत ज्यादा अच्छा है। और लॉकडाउन ऐसे ही है ना चलता रहा तो अब यही देखने बाकी रहेंगे, यही देखने पड़ेंगे। चलो तो लेकिन जलधारा, अरे सॉरी जलाशय है ना, रिजर्वेयर।
तो है ना रिजर्वेयर की बात करेंगे अपन, जलाशय। तो यहां से 16 कृत्रिम जलाशय मिलते हैं। 16 तो बड़े बड़े हैं मेन, बाकी आसपास छोटे से है ना छोटे छोटे जलाशय तो खूब ही है। और एक्चुअली पानी के कुएं भी मिलते हैं। कुएं का मतलब वहां से जो मेन कनेक्शन पानी निकालना नहीं होता था, वहां पे भी पानी को ये ना सिक्योर करते थे, या फिर इनका इंटेंशन ये भी था क्या पता वाटर लेवल बढ़ जाए, वरना उस स्थान से जमीन में से पानी निकालना इम्पॉसिबल टाइप से है। 16 कृत्रिम जलाशय मिलते हैं। अभी जो जलाशय मिलते हैं उसके अंदर ये फैक्ट्स लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप केवल एक बार सुन लो या फिर आप एक बार केवल देख लो कि ये केवल 2 एग्जाम्पल है जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। इससे आप समझोगे कि वाटर रिजर्वेयर कितने बड़े बड़े थे। तो एक वाटर रिजर्वेयर है वो 23 फीट गहरा है और 256 फीट लंबा है। मतलब वो लोग हॉरिजेंटल वाटर रिजर्वेयर में है ना सब है ना विश्वास करते थे, गहराई में कम और चौड़ाई में ज्यादा। इसका मतलब वो लोग बहुत ज्यादा समझदार थे। उनको ये भी पता था क्या पता यदि हम लोग जमीन के अंदर ज्यादा लंबे चले गए, गहरे चले गए, तो हो सकता है अंदर लीकेज भी हो सकता है। ये जो जमीन है ये सब धौलावीरा के आसपास की, इसमें नीचे है ना वो सब आपके पत्थर बहुयातात में पाया जाता है, पत्थर बहुत ज्यादा है, इसलिए लोग इतना ही गहरा जाते थे। पर 23 फीट गहरा कम नहीं होता है। केवल पश्चिमी राजस्थान के लोग इतना समझ सकते हैं, वरना और कोई नहीं। क्योंकि पूर्वी राजस्थान के अंदर मैंने लोग सब है ना देखा है, लोगों को टांका बनवाते समय वो लोग टांका बनाते हैं 6 फीट का, 8 फीट का, और अपन उनको कहते हैं सब है ना 12 फीट का टांका बना दो, तो 12 फीट उनको लगता है 12 फीट तो बहुत ज्यादा होता है यार, ठीक है। जबकि पश्चिमी राजस्थान के अंदर लोग बनाते हैं मतलब 15-15 फीट के, 18 फीट के, 20-20 फीट के, वहां पे पानी इकट्ठा करने के लिए। तो ये जो टांका है वो 23 फीट गहरा है। 23 फीट अपने आप में बहुत ज्यादा होता है। और इसकी चौड़ाई यदि आप देखोगे तो 256 फीट लंबा है। 256 फीट का आप अनुमान लगाना कि 5 या 6 फीट के बीच के तो आप हो, तो उससे आप यूं काउंट करना मैं मतलब कितनी बार सोऊंगा तब जाके ये 256 फीट पूरा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको लगेगा आपका घर बहुत छोटा है यार, अपन तो मतलब कितनी बार ही सोए, मतलब कोई मतलब फर्क पड़ता नहीं है। तो 256 फीट ये जो है ये सब लंबा है। ये केवल एक एग्जांपल है। सेकंड नंबर टांका है, एक्चुअली ये खोजा बहुत ज्यादा पहले गया था, लेकिन 2006 सब है ना वो आपके 14 के अंदर यहाँ पे इसका जो पूरा उत्खनन हुआ, उत्खनन होने के बाद में पता लगा कि कम से कम ये 10 फीट जो है वो गहरा है, 241 फीट लंबा है और 96 फीट चौड़ा है। तो आप अनुमान लगाओ कि एक्चुअली चौड़े चौड़े टांके बनाते थे, चौड़े और लंबे, ठीक है। और गहराई तो होती थी, गहराई ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा है। तो ये जलाशय जो है ये इसके एग्जाम्पल है। ये आंकड़े याद करने की आपको जरूरत नहीं है। ये वाटर रिजर्वेयर के कुछ हम फोटोज लेकर आए हैं, तो आप देख लो ये वाटर रिजर्वेयर किस प्रकार से बनाते थे कि गहरा होता जाता है। अभी एक्चुअली इसमें उत्खनन पूरा हुआ नहीं है। मैं आपको बता दूं कि धौलावीरा के अंदर जो है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे है, मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है या ASI शॉर्ट में, वो हॉरिजेंटल एक्सकेवेशन कर रही है, मतलब परत दर परत उखाड़ रहे हैं। डायरेक्ट ये जो वर्टिकल जा नहीं रहे हैं एक्चुअली। तो अपन देखेंगे ये इसकी है, तो यहाँ से सीढ़ी है अंदर आने के लिए, फिर वापस यहाँ मतलब ये वाला क्षेत्र है, फिर वापस यहाँ से कुछ सीढ़ियां हैं, फिर वापस ये वाला क्षेत्र है, फिर वापस अपन देखेंगे यहाँ से ये वापस सीढ़ियां आ रही है, तो ये वाला क्षेत्र है। और अभी इसके नीचे और खुदाई होगी तो पता लगेगा अच्छा इसके नीचे और भी है। तो ये एक्चुअली गहरे होते जाते हैं और ये खूब बड़े बड़े टांके हैं, ठीक है। अब देखो आप 250 फीट जो है सब है ना ऐसे लंबे लंबे टांके बनाओगे तब वो टांके इस टाइप से ही बनेंगे। ये एक वाटर रिजर्वेयर है, एक छोटा वाटर रिजर्वेयर, ठीक है। अब ये देखो ये है ना कनेक्ट है किसी से कैनाल के माध्यम से, और ये पूरा है, और इसके अंदर भी अभी उत्खनन पूरा हुआ नहीं है, तो इसका लेवल यहां से लेकर यहां तक है। कुछ गोल टाइप के से भी जो है वो जलाशय रिजर्वेयर बनाए हुए हैं यहाँ पे, जिसमें ये कुछ फोटोज जो है वो ज्यादा प्रसिद्ध है। ये एक गोल टांका टाइप से है, कुआं भी बोलते हैं इसको, कुछ लोग टांका भी बोलते हैं। एक्चुअली इसकी खुदाई इतनी ज्यादा हो गई कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को डर लगा कि अपने जैसे कोई आए गए गैले बगने कोई टूरिस्ट अंदर गिर नहीं जाए, इसलिए इसको ऊपर जाली वाली लगा के पूरा नेट लगा के इसको पूरा कनेक्ट मतलब इसको पूरा है ना सेफ किया हुआ है, ठीक है। साइन बोर्ड, चलो वाटर रिजर्वेयर समाप्त हो गया। इसके बाद में अपन लोग यहाँ से जो है वो बात करते हैं साइन बोर्ड के बारे में, ठीक है। तो साइन बोर्ड के बारे में जब अपन बात करते हैं तो एक्चुअली धौलावीरा से एक साइन बोर्ड मिला है जो एक्चुअली लकड़ी का एक है ना पूरा पट्टा था, और वो लोग 3 मीटर के आसपास लंबा था। इससे अपन लोग ये भी अनुमान लगाते हैं उस जमाने के अंदर पेड़ इतने ज्यादा विकसित यहाँ तो नहीं थे धौलावीरा के आसपास पर कहीं न कहीं से लेके आए थे कि 3 मीटर लकड़ी का एक पट्टा है जो पूरा फ्लैट है,
ठीक है। और ये इतना चौड़ा है जिसके बारे में अभी अपन बात करेंगे। इसकी विशेषता ये है कि इसके ऊपर एकमात्र, हालांकि ये है ना, सिंधु घाटी सभ्यता से अभी तक हम लोगों को जितने भी अभिलेख मिले हैं या फिर साइन बोर्ड मिले हैं, उनमें सबसे लंबों में से ये एक है। हालांकि सबसे लंबा ये नहीं है, लेकिन इसकी विशेषता ये है कि इसमें एक ही लाइन में एक साथ 10 सिंबल जो है वो बनाए गए हैं। इसको आप 10 सिंबल बोल लो या फिर इसको लेटर्स लिख लो, तो 10 सिंबल्स स्लैश लेटर्स, ये इसकी विशेषता है। ठीक है, तो इसका आप ये अनुमान लगाओ कि इसका ये जो सिंबल है, ठीक है, इनकी जो ऊंचाई है वो 37 सेंटीमीटर है। तो 37 सेंटीमीटर आप अपने भी स्पाइरल के अंदर एक बार स्केल डाल के है ना देख लेना कितना होता है, तो आपको अनुमान लग जाएगा। और इनकी जो चौड़ाई है वो 27 है। इतने बड़े बड़े ये फॉन्ट है, और इसके अंदर ये 10 फॉन्ट है पूरे पूरे। अब इसमें से ये जो 10 फॉन्ट है, इसमें से एक और विशेषता है कि एक फॉन्ट को 4 बार रिपीट किया है, मतलब किया है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। मतलब ये फॉन्ट कुछ इंपोर्टेंट फॉन्ट था। ठीक है, अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है इसकी जानकारी हम लोगों को नहीं है, इस स्क्रिप्ट की जानकारी हम लोगों को नहीं है अभी तक। और ये इसकी एक और विशेषता बता दूं, ये दुनिया का प्राचीनतम अभिलेख या साइन बोर्ड है जिसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है पूरी दुनिया के अंदर। वरना इसके बाद के जितने भी साइन बोर्ड या स्क्रिप्ट है उनको सबको पढ़ा गया है, लेकिन इस स्क्रिप्ट को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो ये तो एक्चुअली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की मेहनत है। इन लोगों ने मेहनत करके उसको इस प्रकार से बनाया है हम लोगों को समझाने के लिए। वास्तविक रूप में ये इस प्रकार से है कि लकड़ी की पट्टी नीचे गिर गई थी, उसके बाद में लकड़ी तो साथ धीरे धीरे मिट्टी बन गई, लेकिन इसके ऊपर के जो फॉन्ट है वो हमारी किस्मत है कि यथावत रह गए, ये दिख रहे हैं। इसके आधार पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मेहनत करके ये हम लोगों को समझाने के लिए बनाया गया है। तो एएसआई को एक थैंक यू तो बनता ही है। खैर ठीक है, ये जो फॉन्ट है ये एक्चुअली जिप्सम से बने हुए हैं, है ना, चमकीले जिप्सम से। इसी कारण से ये बच गए और इसी कारण से हम लोगों को दिखते हैं। अब इस स्क्रिप्ट को पढ़ा तो नहीं गया है, लेकिन फिर भी हमारा अनुमान है कि शायद तक इसके ऊपर या तो कोई शासक का नाम था या किसी पुरोहित या कोई है ना प्रशासनिक अधिकारी, उसका नाम होगा, या हो सकता है ये वेलकम बोर्ड हो, क्योंकि एक बड़ा सा गेट था और गेट के ऊपर ये पूरा बोर्ड है ना साहब, ये जो है ना लगा हुआ था। तो हम लोगों का अनुमान है हो सकता है ये वेलकम बोर्ड भी हो, कि जैसे अपन लोग सब वो जो नहीं ऐसे लिखते कि आपका हार्दिक स्वागत है, तो हो सकता है यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ लिखा हुआ हो, आपका हार्दिक स्वागत है। चलो, तो ये भी क्या एक्चुअली साइन बोर्ड की एक पिक्चर है। उसके बाद में अपन बात करते हैं साइन बोर्ड सूचना पर के बारे में। तो है ना लिखे साइन बोर्ड, तो आप लोग इसको ढंग से पढ़ लेना एक बार साइन बोर्ड, क्योंकि इस बार चाहे यूपीएससी हो, आरपीएससी हो या है ना किसी भी लेवल का एग्जाम हो, उसके अंदर इसका सवाल जरूर आएगा धौलावीरा का। और यदि आप कोई एग्जाम नहीं भी दे रहे हैं तो भी आपको ये वाला वीडियो एक बार सबको है ना देखना ही चाहिए, दिखाना चाहिए, क्योंकि आपको इस बात से प्राउड फील होता है, यस आई एम इंडियन। जिप्सम से बना 10 अक्षरों स्लैश प्रतीक वाला लकड़ी का बोर्ड मिलता है। The wooden board with 10 letters symbol made of gypsum was found. The wooden board with 10 letters slash symbol made of gypsum was found. Gypsum से बना 10 अक्षरों स्लैश प्रतीक वाला लकड़ी का बोर्ड मिलता है। बोर्ड मिलता है, ठीक है ना, वो उसको लिखे प्रतीक लगभग 37 सेंटीमीटर ऊंचा और 27 सेंटीमीटर चौड़ा है। Each one is above 37 centimeter high and 27 centimeter wide. प्रत्येक लगभग 37 सेंटीमीटर ऊंचा और 27 सेंटीमीटर चौड़ा है। फिर लिखें बोर्ड 3 मीटर लंबा है। बोर्ड इज 3 मीटर्स लॉन्ग। बोर्ड 3 मीटर लंबा है। इसे विश्व का सबसे पुराना साइन बोर्ड माना जाता है। इट इज अक्लेम्ड टू बी द ओल्डेस्ट साइन बोर्ड ऑफ द वर्ल्ड। इसे विश्व का सबसे पुराना साइन बोर्ड माना जाता है। साइन बोर्ड माना जाता है, ठीक है। चलिए
इस ये जो साइन बोर्ड, यहाँ पे साइन बोर्ड हालांकि समाप्त हो जाता है, ये यहाँ पे वैसे ही रह गया। इसके अलावा यहाँ से क्या क्या मिलते हैं, तो लिखे स्टेडियम के साक्ष्य, स्टेडियम के साक्ष्य मिलते हैं यहाँ से। और स्टेडियम बिल्कुल वैसा प्रॉपर हमारे जैसा, जैसे वर्तमान में स्टेडियम होते हैं बिल्कुल वैसे वैसे सिटिंग अरेंजमेंट, कि फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, और वैसे कैसे रो आगे बढ़ती जाती थी और बीच में पूरा पूरा स्टेडियम था। अब अपने दिमाग में एक प्रश्न आता है, कुछ जमाने में लोग स्टेडियम तो बना दिया, खेलते क्या थे? खेलते तो बहुत ही वैसे अजीब से ही थे, मुर्गियां लड़ाते थे, अपने मुर्गे मुर्गियों की लड़ाइयां करवाते थे। इसके अलावा उनका जो मेन गेम था वो था चेस, तो चेस खेलते थे वो लोग, ठीक है। तो स्टेडियम के साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ से मिलते हैं मनके, बीड्स। बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल होता है कि मनके होते क्या है, तो मैं हमेशा ही समझाता रहता हूँ कि मनके का मतलब होता है मोती, मणिये, ठीक है। तो जब भी आप भी कोई भी गले के अंदर कुछ भी पहनते हो तो उसके अंदर बीच में वो जो मनके आते ही है, तो ये मनके हैं आपके, मनके जिनको इंग्लिश के अंदर बोलते हैं बीड्स। तो ये बीड्स है। ये बीड्स कई प्रकार के होते थे, सेमी प्रेसियस स्टोन के बने हुए होते थे। कई बार कुछ जो है मेरे जैसे गरीब लोग है वो अपना टेराकोटा के बन के भी पहनते थे, कि भाई मिट्टी गाड़ के उनके बना के उनके पहन लो। तो ये बीड्स जो बने हुए हैं ये सारे सारे मन के मिलते हैं यहाँ से। इसके अलावा यहाँ से रिंग्स मिलती है, रिंग्स और एंड बैंगल्स, ठीक है। तो अंगूठियां और चूड़ियां ये भी मिलती है। इसके अलावा मिलते हैं यहाँ से सब है ना वो जो आपके मिट्टी के बर्तन, पॉटरी। तो ये जो पॉटरी है ये धौलावीरा से मिली हुई है। धौलावीरा और आईवीसी के जितने भी स्थल है वहां से ये सारी सारी पॉटरी आपको मिलती है। तो एविडेंस ऑफ स्टेडियम, उसके बाद में लिखें नेक्स्ट जो है ना आपके मन के, फिर रिंग, और इसके अलावा मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसके अलावा क्या मिलता है यहां से, टेराकोटा सील्स। तो लिखें टेराकोटा सील्स। टेराकोटा का मतलब आप मतलब है ना हम लोग सभी समझते हैं कि मिट्टी के बर्तन, सॉरी ये जो मिट्टी है उसको पका कर किसी चीज को बनाना, उसको बोलते हैं टेराकोटा। तो टेराकोटा सील्स मिलती है। और ये टेराकोटा सील है, उनके ऊपर आप देख लो इस प्रकार से सिंबल बनाए जाते थे उस जमाने में विभिन्न जानवरों के, ठीक है। तो टेराकोटा सील जो है वो भी मिलती है यहां से बड़ी मात्रा के अंदर। इसके अलावा सोने चांदी के जवाहरात, तो ये इसके मैंने फोटो डाले नहीं है कि सोना चांदी तो अपन लोग सब अच्छे से समझते हैं। आजकल तो 3-3 साल के बच्चे भी समझते हैं ये सोना है और ये चांदी है। तो सोना और चांदी के आभूषण, सोना और चांदी के आभूषण। तो ये था हमारा धौलावीरा, ठीक है। तो धौलावीरा के जो यूनिक फीचर मैं आपको बता दूं वापस, टाउन प्लानिंग एक बार शॉर्ट में, सेकंड नंबर प्रॉपर नाली व्यवस्था, ठीक है, थर्ड नंबर जलाशय, फोर्थ नंबर साइन बोर्ड। और ये अपने आप में किसी जमाने के अंदर बहुत बड़ा बंदरगाह था, ठीक है। यहां से विदेशी है ना व्यापार भी होता था, लेकिन कालांतर में यहाँ पर शायद तक जो है वो यहाँ पे अर्थक्वेक आया था और इस कारण से जो है वो यहाँ का कोस्टल एरिया चेंज हुआ। अब ये अर्थक्वेक जो है वो सदियों पहले आया था, ठीक है। इसके बारे में हम लोगों को जानकारी नहीं है कि ये कब आया था। अब अपन बात करते हैं कि क्या वास्तव में है ना गुजरात के अंदर केवल धौलावीरा ही है जो सब इसके अंदर है ना ये आपके जो है ना यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हुआ है। तब अपन कहेंगे नहीं, धौलावीरा इकलौता वो जो नहीं है। तो आप लगे हाथ इसके बारे में भी अपन बात करते हैं कि सब गुजरात के अंदर 3 स्थल और है जो पहले से यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर शामिल थे। तो एक ब्रैकेट बनाकर आप लोग उसके अंदर भी अपन लोग जो है वो इसको एक बार मार्क कर सकते हैं कि भाई ऑलरेडी पहले से कौन कौन से शामिल थे। तो लिखिए सबसे पहले अदर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन गुजरात, अदर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन गुजरात। तो लिखिए सबसे पहले चंपारण, पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क 2004, चंपारण चंपारण पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क 2004। एक्चुअली चंपारण पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क जो है वो एक डेफिनेटली बहुत ही शानदार सी जगह है। यहाँ पे खूब सारी अच्छी अच्छी जगह है, ठीक है। देखने के लिए यदि आप कभी गुजरात जाओ
तो इसको आप देख के जरूर आना। ये कोई एक मॉन्यूमेंट नहीं है, एक जबकि पूरा पूरा मॉन्यूमेंट जो है वो उनका स्थल है पूरा का पूरा। तो 8th सेंचुरी के अंदर यहाँ पर एक कुछ शासक हुआ था जिसका नाम था वनराज चावड़ा। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग सुनोगे इतना ही बहुत है। वनराज चावड़ा करके एक शासक था, और ये चावड़ा वंश का सबसे है ना प्रसिद्ध शासक और संस्थापक था। इसका एक सेनापति था जिसका नाम था चंपा। तो चंपा ने एक्चुअली इस नगर को बसाया, और चंपा ने जब इस नगर को बसाया तो यहाँ पे कुछ मॉन्यूमेंट स्थापित किए, और कालांतर में इसके आसपास खूब सारे मॉन्यूमेंट स्थापित होते गए। तो वहां पे हिंदू संस्कृति का विकास जो है वो पीक लेवल पर हुआ। लेकिन कालांतर में वहां पर सब है ना मुस्लिम इन्वेजन हुआ। तो उसके बाद में यहाँ पर मुस्लिम भी सेटल हो गए, तो बाद में यहाँ पे मुस्लिम संस्कृति भी बढ़ी, और कालांतर में यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों का एक समन्वय हो गया। और फिर इन दोनों संस्कृतियों के कारण यहाँ पे खूब सारे सब हिंदुओं ने मंदिरों का निर्माण किया, सब मुस्लिम से उन्होंने सब है ना मस्जिदों का निर्माण किया, दोनों ने अलग अलग प्रकार के महलों के निर्माण किए। तो कुल मिलाकर ये बहुत ही बड़ा स्थल है, बहुत ही बड़ा आर्कियोलॉजिकल पार्क है। इसलिए इसका नाम कोई एक नाम रखा ही नहीं है, इसका नाम ही रखा गया आर्कियोलॉजिकल पार्क है, कि है ना वो जो है ना पुरातात्विक उद्यान या गार्डन है पूरा का पूरा। तो हमने तो यहाँ पे दो कोई एग्जांपल लिए हैं, ये किसी मंदिर का है और ये किसी मस्जिद का है, ठीक है। इसके अलावा भी वहां पे खूब सारे स्थल है जिनको आप कभी जाओ तो देख सकते हो। आप तो केवल इतना लिख लो, चंपारण पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क 2004। इसके अलावा अपन बात करते हैं रानी की वाव, क्वींस स्टेपवेल, चंपानेर। ये एक्चुअली चंपानेर और पावागढ़ दोनों को संयुक्त रूप से जो है वो साथ में शामिल किया गया है। फिर लिखेंगे अपन रानी की वाव, क्वींस स्टेपवेल, पाटन 2014। इसके बारे में बात करें तो ये तो देखो रानी की वाव, तो यदि आपने जीवन के अंदर कभी जिंदगी में रानी की वाव को नहीं देखा तो पाप लगेगा, पाप नहीं इवन महापाप। तो वो ये देखो रानी की वाव के दो हम लोगों ने फोटो लिए हैं, ठीक है। एक ये जो फ्रंट व्यू है, तो यहाँ से सीढ़ियां अंदर जा रही है, लगातार उतरती जा रही है, आप इन सीढ़ियों के माध्यम से नीचे जा सकते हो, यहाँ तक आ सकते हो आप पूरा पूरा, इतनी गहरी है ये, ठीक है। ये हम लोगों ने एक जो वो थोड़ा सा आगे की तरफ से यदि कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा होकर फोटो खींचेगा तो वो रानी की वाव इस तरीके से दिखती है, तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तो वो तो कहते हैं कि सोलंकी वंश का एक शासक था जिसका नाम था, ठीक है, भीम फर्स्ट। तो भीम फर्स्ट की पत्नी थी उदयमती, और जब भीम फर्स्ट की मृत्यु हो गई तो उनकी पत्नी उदयमती ने अपने पति की याद में, अपनी पति की मेमोरी के अंदर जो है वो इस रानी की वाव का निर्माण करवाया। उसने कहा कि भाई यहाँ आसपास के लोगों को कभी कभार जब बारिश नहीं भी होती है तब लोग यहाँ पे जो प्यास से तड़पते रहते हैं और यहाँ पे पानी की समस्या ही रहती है, इसलिए अपन इनकी याद में कोई मेमोरी ऐसे यूं सब है ना बनाए, कि कोई किला या कोई स्मारक बनाए। इससे ज्यादा बढ़िया है कि अपन जो है वो एक बावड़ी का निर्माण करते हैं। इसको मतलब वैसे शुद्ध रूप से हिंदी में या फिर अपने राजस्थान के अंदर बोलते हैं बावड़ी, जबकि वहां पे गुजरात के अंदर इसको बोलते हैं वाव, ठीक है। तो चूंकि सब रानी ने इसका निर्माण करवाया था इसलिए इसका नाम है रानी की वाव या फिर क्वींस स्टेपवेल पाटन, ठीक है। तो उदयमती ने इसका निर्माण करवाया। इसका निर्माण कहते हैं कि बहुत सारे साल लग गए थे, लगभग 40 साल के आसपास इसके निर्माण के अंदर समय लग गए थे। तो वो ये बहुत ज्यादा गहरी है, बहुत ज्यादा गहरी का मतलब इसके अंदर 7 फ्लोर है, ठीक है। तो जमीन के अंदर है ना 7 स्टोरी बनाना उस जमाने में अपने आप में वो सा वंडर था। आज की तारीख में भी लोग इसको वंडर मानते हैं। लोग किसी बिल्डिंग को देखते थे कहते हैं यार अरे वो बिल्डिंग बहुत अच्छी है, उसके अंदर 5 मंजिल नीचे तक तो केवल पार्किंग ही पार्किंग है, पर वो पार्किंग सारी संकड़ी होती है, जबकि यहाँ पे हाइट सब जगह अच्छी है बहुत ज्यादा। तो हमारे तो गांवों के अंदर लोग यूं कहते हैं, और साहब शहर जाए तो शहर में इतनी लंबी लंबी बिल्डिंगें होती है, जब ये ऊंचो देखो नहीं तो पोती हुई नीचे पड़े, मतलब हमारी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि पोती हुई नीचे पड़े। पोतिया का मतलब होता है साफा या पगड़ी, मतलब कि बिल्डिंग इतनी ऊंची होती है उसको ऊपर यूं देखते हैं ना बिल्डिंग को, तो साफा या पगड़ी जो नीचे गिर जाती है। ये सेम कहावत जो है यहाँ पर सिद्ध होती है रानी की वाव में, कि रानी की वाव इतनी गहरी है कि यदि आप उसके ऊपर खड़े होकर यदि आप रानी की वाव को देखते हो ना तो पोतिया नीचे ही पड़े, ठीक है, मतलब आपकी पगड़ी वो नीचे गिर जाती है। तो 7 मंजिला है ये पूरी। तो ये तो उसका निर्माण किया गया। उसके बाद में ये है ना उस जमाने की जो सब है ना जनता या पब्लिक के खूब ही काम आई थी वाव। लेकिन उसके बाद में किसी कारण से ये एक्चुअली क्या है कि जहाँ पे है ना सरस्वती नदी का, ठीक है, जमीन के अंदर अपवाह तंत्र है, उसके आसपास है, बिल्कुल किनारे पर स्थित है, इसलिए उसकी गर्द, उसकी जो है ना मिट्टी थी उससे ये दफन हो गई थी। तो ये तो वापस 1940 के आसपास इसको खोजा गया।
उसके बाद में 1980 के आसपास आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, 1940 के अंदर बड़ौदा राजघराना था, उन्होंने इसको खोजा, इसकी साफ सफाई करवाना आरंभ किया और काफी हद तक इसकी साफ सफाई हो भी गई थी। लेकिन फाइनली 1980 के आसपास आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसका ठेका लिया और उसके बाद ठेका लेने का मतलब ये उनका खैर काम है, उन्होंने इसको पूरा साफ करके बिल्कुल क्लीन किया। और 2018 के अंदर 2014 के अंदर इसको विश्व विरासत सूची में शामिल किया और 2018 में आरबीआई, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसके सम्मान में जो है वो ये एक निर्णय लिया और 100 आपके जो है ना रुपए का नोट था उसके ऊपर रानी की वाव का जो है ना चित्र जो है वो छापना आरंभ कर दिया था। तो ये है रानी की वाव। तो देखो जिंदगी में एक बार रानी की वाव जरूर देख के आना। उसके बाद में हेरिटेज सिटी अहमदाबाद, नेक्स्ट जो है वो है हेरिटेज सिटी अहमदाबाद। चलो, तो हेरिटेज सिटी अहमदाबाद, तो जो सबसे लास्ट है इसको हेरिटेज सिटी अहमदाबाद को भी इस सब लिस्ट के अंदर शामिल कर दिया गया है। इसके अंदर केवल हेरिटेज सिटी है। कुछ लोग एक्चुअली क्या गलती से लिख देते हैं अहमदाबाद शहर, पूरा शहर नहीं होता। जैसे अपने यहाँ पे जयपुर जो है वो जयपुर के अंदर केवल ओल्ड सिटी इसमें शामिल है, पूरा जयपुर नहीं है। केवल जो है ना आप क्या बोलते हैं उसको परकोटा, तो वो परकोटा इसमें हेरिटेज सिटी है, ठीक है। तो हेरिटेज सिटी अहमदाबाद। चलिए, तो इसी के साथ जो है वो आज के लिए इतना बहुत है। तो आगे मिलते हैं अपन बाद में।